नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था और जो अंदेशा जताया जा रहा था, जिसके बारे में मैंने भी आपको आगाह किया था। सीजफायर के खत्म होने का डर। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर खत्म हुआ और इसी के साथ यह साफ हो गया है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को अपने खतरनाक जाल में फंसा दिया है। आईआरजीसी की लीक हुई इंटरनल रिपोर्ट से बहुत सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। दावा है कि होर्मुज में अमेरिकी विध्वंसक जहाजों पर हमला सिर्फ एक डायवर्जन था। ईरान चाहता था कि ट्रंप का पूरा ध्यान होर्मुज पर रहे ताकि वो जमीन के नीचे असली खेल खेल सके। जब पूरी दुनिया का फोकस होर्मुज पर था, जब डोनाल्ड ट्रंप का फोकस होर्मुज पर था, तभी ईरान में तबरीज के पास एक 4.5 तीव्रता वाला भूकंप आया। कहते हैं यह भूकंप नहीं बल्कि ईरान का गुप्त परमाणु परीक्षण है, जिसमें कुछ किलोटन के न्यूक्लियर टेस्ट की बात की जा रही है। तो क्या वाकई ईरान का यह गेम था कि अमेरिका होर्मुज में फंसा रहे, ट्रंप युद्ध में उलझकर होर्मुज में ही अटके रहे, और इधर ईरान तबरीज में पिछले 1 महीने से न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर ले? अगर यह सच है तो खाड़ी देशों से अमेरिका का कटना तय है। तो क्या ईरान ने ट्रंप से अपना प्रतिशोध ले लिया है? क्या दुनिया अब एक नए परमाणु रेस की दहलीज पर खड़ी है? क्योंकि अगर यह 10% भी सच है, क्योंकि ईरान ने डियागो गार्सिया पर कितना बड़ा मिसाइल मारा। अगर आप उस मिसाइल को देखें तो उसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी, लेकिन वो 4000 किलोमीटर वाली मिसाइल ईरान के पास है। इससे पहले किसी को खबर नहीं थी, ना अमेरिका को, ना CIA को, ना इजराइल को, ना मोसाद को। और 60% एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है। यह खबर बहुत पुरानी हो चुकी है। क्या ईरान आज तक 60 से 90% तक नहीं पहुंचा होगा? और अगर यह बात सच है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ 1 साल के बाद ईरान यह बात कहता है, तो मिडिल ईस्ट में एक नई रेस की शुरुआत होगी। उसे कहते हैं परमाणु हथियारों की होड़, एटम बम की रेस। तो क्या होने वाला है भविष्य मिडिल ईस्ट का, अमेरिका का? और क्या है इस खबर के पीछे की खबर कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? क्या इसी मुद्दे पर विस्तार से रिपोर्ट, उसके बाद एक्सपर्ट्स के साथ डिबेट। ईरान ने चली है एक बहुत बड़ी चाल, एक बहुत बड़ा खेल। युद्ध के मैदान में ईरान अब तक अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचाता आया है, और यह जानकारी मिली है आईआरजीसी की एक लीक रिपोर्ट के जरिए, जिसमें कहा यह जा रहा है कि असली मास्टरमाइंड तो ईरान निकला, अमेरिका तो सिर्फ प्यादा था। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ईरान जिस होर्मुज को लेकर अमेरिका से लड़ता रहा, दरअसल ईरान का प्लान होर्मुज का था ही नहीं। और इस खुलासे ने पेंटागन के सबसे बड़ी टीम को, सबसे बड़े रणनीतिकारों को भी हिला कर रख दिया है। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है। दावा यह किया जा रहा है आईआरजीसी की इंटरनल रिपोर्ट लीक के आधार पर, जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप पहुंचा दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू भी सदमे में चले गए, ऐसा कहा जा रहा है। एक तरफ होर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया का फोकस बना रहा। होर्मुज खोलेंगे, होर्मुज में ब्लॉकेड, होर्मुज में शिप्स, होर्मुज में विध्वंसक पोत, डिस्ट्रॉयर्स, होर्मुज में सब कुछ, होर्मुज में। यह कहानी उस प्रतिशोध की है जिसमें ट्रंप को एक जाल में फंसाया गया और अमेरिका का पूरा फोकस होर्मुज पर लाया गया। पूरी दुनिया का ध्यान भी होर्मुज पर टिका रहा। लेकिन खबर यह मिली कि ईरान इसी होर्मुज की आड़ में एक बहुत डेंजरस प्लान पर काम करता रहा। भारी संख्या में विध्वंसक हथियार इकट्ठा कर रहा था ईरान। रूस, चीन, कैस्पियन सागर के रास्ते तेहरान पहुंचा रहा था हथियार। सीज फायर के बीच
होर्मुज में तनाव पैदा करके अमेरिका का ध्यान भटकाने की कोशिश, डॉल्फिन टाइप के विध्वंसक हथियार से भी हमले की बात कही गई। यूरोपीय देशों को ट्रंप के खिलाफ जंग लड़ने की तैयार करने की कोशिश की गई और फिर से युद्ध शुरू होने से पहले ईरान अपने रेल नेटवर्क के जरिए अपने सामरिक शक्ति को मजबूत करता रहा। लेकिन ईरान के खतरनाक प्लान में एक और चैप्टर है। सिर्फ हथियार जुटाना ईरान का मकसद नहीं था। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान तबरीज में जमीन से कई 100 फीट नीचे एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा था जिसके ऊपर वो नहीं चाहता था कि दुनिया ध्यान दे। अब तबरीज में एक भूकंप का झटका आया 4.5 मैग्नीट्यूड के पावर के साथ, यानी रेक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 मापी गई। दुनिया उधर होर्मुज में लगी हुई थी, चर्चा होर्मुज की हो रही थी। पेंटागन, वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस में चर्चा थी होर्मुज खोलो। डोनाल्ड ट्रंप ब्लॉकेट लगाकर बैठे हुए थे। इधर आईआरजीसी के मास्टरमाइंड खिलाड़ियों ने तबरीज में क्या न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तबरीज में भूकंप आने के यही मायने निकाले जा रहे हैं कि होर्मुज में अमेरिका का डायवर्जन कराया, अमेरिका को फंसाया, उलझाया और दूसरी तरफ तबरीज में एटम टेस्ट हो गया। हालांकि ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, कोई इस बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है। और आपको पता है वर्ल्ड नाउ में जो खबरें हमने आपको बताई हैं वो समय से बहुत पहले बताई हैं और इसलिए एक बार फिर से दोनों देशों के बीच झड़प शुरू हो गई है। ईरान ने वीडियो जारी किया, जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। होर्मुज में हाल में हुई झड़प के दौरान ईरानी सेना ने अमेरिका के 3 विध्वंसक जहाजों पर मिसाइल से हमला किया। जिन जहाजों को निशाना बनाया गया उसमें यूएसएस ट्रक्स्टन, यूएसएस मेशन और यूएसएस राफेल पिराल्टा शामिल है। तो ईरान के हमले के बाद ट्रंप का फोकस होर्मुज पर शिफ्ट रहा। जवाबी हमले का आदेश दिया गया। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरानी नौसेना के ठिकानों को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो तो ईरान को सबक सिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो जो कर रहे थे उसकी स्क्रिप्ट ही तेहरान ने लिखी थी। ईरान का मकसद यह था कि डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान पूरी तरीके से होर्मुज सेंट्रिक रहे और दूसरी जगह चल रही थी बहुत बड़ी प्लानिंग। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिकी शिप पर हमले के बाद बौखलाए अमेरिका ने ईरान पर पलटवार किया। यह देखिए तस्वीर। अमेरिका ने पलटवार करते हुए ईरान के बंदर अब्बास पर हमला किया, जिसके बाद यह तस्वीर सामने आई और ईरानी जहाजों पर हमले के बाद ट्रंप ने अपनी पीठ खुद थपथपाई और अपनी सेना की तारीफ करने लगे, अपनी नेवी की तारीफ करने लगे। अभी करें, हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप दुनिया को अंधेरे में क्यों रखते हैं? आप सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या बयान दे रहे हैं। They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वैसे डे वन से कह रहे हैं हम ईरान को जीत चुके हैं, लेकिन आज तक वो उलझे हुए हैं। होर्मुज आज भी बंद है। तो अब आइए होर्मुज की कहानी पर कि होर्मुज में अमेरिका को जानबूझकर फंसाया गया ताकि तबरीज में न्यूक्लियर टेस्ट किया जा सके। ईरान फिलहाल इस पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको यह बात भी माननी होगी कि ईरान ने सीजफायर के दरमियान लगातार यह बात कही है कि हम अमेरिका को सरप्राइज गिफ्ट देंगे। अमेरिका एक सरप्राइज गिफ्ट के लिए तैयार है और इसी दरमियान तबरीज में धरती कांपती है। रेक्टर स्केल पर तीव्रता मापी जाती है 4.5। दुनिया इसे सामान्य तौर पर एक भूकंप ही मान रही है, लेकिन कुछ सिस्मोलॉजिस्ट यानी भूकंप विशेषज्ञों ने
पैटर्न नोट किया। इस भूकंप में पी वेव्स और एक्स वेव्स का पैटर्न प्राकृतिक नहीं था। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि यह भूकंप नहीं बल्कि ईरान का पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण है। ट्रंप को होर्मुज के दिखावे वाले युद्ध में फंसाकर ईरान ने वो परमाणु दहलीज पार करने की कोशिश की है जिसे रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल दशकों से कसम खाते आ रहे थे। और यह हमला भी इसलिए शुरू हुआ था ताकि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक सके। तो क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया? कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। आशंका जताई जा रही है। कैसे आशंका जताई जा रही है? क्योंकि तबरीज में 4.5 के रेक्टर स्केल पर भूकंप मापी गई। अब रेक्टर स्केल पर जो भूकंप है और टेस्ट है उसको कैसे आंकते हैं? अगर छोटा 1 से 5 किलो टन का हथियार हो, परमाणु हथियार, तो 4.5 से 5.5 के बीच भूकंप को मेजर किया जाता है। अगर कोई मीडियम पावरफुल एटम बम है 20 से 50 किलो टन का, तो वो 5.5 से 6.5 के बीच रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। 1 मेगाटन से ज्यादा है तो भूकंप की तीव्रता 6.5 से ज्यादा हो सकती है रेक्टर स्केल पर। तो क्या 1 से 5 किलो टन के हथियार को ईरान ने टेस्ट किया है? अगर ईरान ने टेस्ट कर लिया है तो खाड़ी में अमेरिका का गेम ओवर समझिए। और वो ख्वाब भी इसी के साथ खत्म कि ईरान का भूगोल मिटा देंगे, इतिहास बदल देंगे, विज्ञान समाप्त कर देंगे। क्योंकि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर भी ईरान पर हमला नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो उसका मतलब होगा परमाणु युद्ध। अब सऊदी अरब, यूएई, इजराइल अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप जिस प्रतिशोध से बचने की कोशिश कर रहे थे वो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ईरान ने दिखाया कि प्रतिशोध सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि दिमाग, सही रणनीति और सही समय के चुनाव से लिया जाता है। यह नहीं कि उठे और गए और ईरान पर हमला कर दिया और बाद में खुद ही फंस गए, ये निकल ही नहीं पा रहे। पता चला कि अमेरिका के ईरान में जाने के बाद लेने के देने पड़ गए। हथियार है, पैसा है, डॉलर की पावर है, तो उठे और गए और ईरान पर अटैक कर दिया। ना कोई रणनीति, ना कोई नीति, ना खाड़ी देशों को भरोसे में लिया, ना खाड़ी देशों से बातचीत की। प्रोजेक्ट फ्रीडम भी शुरू किया तो ना यूएई से बातचीत की, ना सऊदी से बातचीत की, ना खाड़ी देशों को भरोसे में लिया। आज की तारीख में अमेरिका की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और अगर कहीं ईरान ने परमाणु टेस्ट कर लिया है तो फिर मिडिल ईस्ट का गेम चेंज हो जाएगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूकी देवनाथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजिताभ सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। और इमरान खोखर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि ईरान मामलों के जानकार हैं। इमरान खोखर जी, बहुत स्वागत है आपका। कुलकर्णी सर, आप चिंतित लग रहे हैं। चिंता तो मेरे माथे पर भी है, परेशान मैं भी हूं क्योंकि होर्मुज बंद पड़ा है। लेकिन उससे बड़ी परेशानी की बात है तबरीज वाला भूकंप, जिसे सिर्फ तबरीज की धरती नहीं कांपी है, कह रहे हैं अमेरिका की धरती भी कांप रही है। एक भूकंप तबरीज में आया, 2 भूकंप वॉशिंगटन और पेंटागन में महसूस किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक और वेलकम सर को पैनलिस्ट को। जरूर जो आप कह रहे हैं और जिस प्रकार से आपने विश्लेषण किया है, ये चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% एनरिच्ड है, जो तकरीबन 90%, 95% जाने में उनको वक्त नहीं लगता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार से ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स, इस्फहान, फर्दो और अपना वो जो था नेतांज, उसको जिस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया गया, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की हिमाकत ईरान करने की कोशिश करेगा। जरूर ईरान जानता है कि अब जब अस्तित्व की लड़ाई है तो ये एक उसके पास वेपन है, और उस वेपन के द्वारा वो अगर इस्तेमाल नहीं भी करता है, कम से कम डराने की, धमकाने की कोशिश कर सकता है। आपका कहना ठीक है कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है, जिस प्रकार से उसने वेपनाइज किया, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अब जब IAEA के द्वारा जिस प्रकार से कंप्लीट चीज न्यूक्लियर के बारे में
ईरान के सब कोई जानता है। ऐसे ना हो कि कहीं अमेरिका या कोई और देश ये बात फैलाने की कोशिश करे कि IRGC ने इस प्रकार से कहा है और ये एक सीक्रेट रिपोर्ट है, जिससे कि उनको ईरान के ऊपर हमला करना और आसान हो जाए। ईरान इस वक्त, क्योंकि जितनी भी हो, एक हफ्ता कम से कम, और लोग कहते हैं जो न्यूक्लियर के बारे में सब कुछ जानते हैं कि 95-97% वेपनाइजेशन करने के लिए 4 से 6 हफ्ते लगने की उम्मीद होती है। उसके बाद उसको वेपनाइज करना है। तो इतना सब कुछ चोरी ही हो सकता है, यानी कि नॉर्थ कोरिया से चोरी करके वहां पर रख दिया और फिर इस तरह की कार्रवाई की, क्योंकि जैसे पाकिस्तान ने किया था। तो ये जो कार्रवाई है ये बहुत मुश्किल है। और हाँ, जो आप बता रहे हैं, अगर इसमें ईरान ने सबको बुद्धू बना करके सबको एक मतलब डिस्ट्रैक्शन से स्टेट ऑफ होर्मुज पे सबको रखा और अलग से कुछ कार्रवाई करी। आपका जो कहना है कि रिक्टर स्केल पे 4.5, हाँ, अक्टूबर 2024 में भी इस तरह के कार्रवाई हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो टेक्टोनिक शिफ्ट था और इसमें कोई ऐसे ईरान ने कोई ऐसी हिमाकत नहीं की कि वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करे। ईरान भी जानता है कि ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। अगर ईरान ने इस तरह की कार्रवाई करता है, गलती से भी करता है, या व्हेन पुश्ड टू द वॉल, मतलब या कह सकते हैं कि करने की कार्रवाई करता है, ईरान का नुकसान होगा। ईरान अब बहुत एक अच्छी स्थिति में है। नहीं, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से सर, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से क्या नुकसान? नॉर्थ कोरिया क्या नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान का क्या नुकसान हो रहा है? अगर बॉम्ब बना लिया तो बना लिया, उसके बाद तो वेपन ऑफ डेटरेंस बन जाएगा। फिर तो अमेरिका और इजराइल कभी भी जिस तरह से अटैक शुरू कर दे, पिछले साल जून 2025 में अटैक किया, इस साल फरवरी 28 2026 में अटैक किया, तो वो हमले जो फ्रीक्वेंटली होते रहते थे और एक सैंक्शंस का डर बना रहेगा, चलिए अमेरिका जब तक पावरफुल, लेकिन वो जो बार बार हमले होते थे, कम से कम उस डर से बाहर तो आ जाएगा ईरान। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान अगर इस तरह की न्यूक्लियर बम बताता है और 90 न्यूक्लियर बम बताता है, फिर कैसे भारत ने उसका न्यूक्लियर ब्लफ बार बार एक्सपोज किया है? तो ये इतना आसान नहीं है। ये जो हम लोगों को लगता है, जरूर डिस्कशन में हम बातचीत कर सकते हैं, पर न्यूक्लियर इस्तेमाल करना मतलब अपने आप को भी बर्बाद करना। हाँ, अगर आप अपना अस्तित्व खत्म करवाना चाहते हैं, जरूर इस्तेमाल कीजिए, पर कोई भी देश, अब पाकिस्तान देख लीजिए, न्यूक्लियर ब्लफ हमने उसका आउट किया ना, क्या पाकिस्तान ने कुछ हरकत की? ऑपरेशन सिंदूर में देखा ना हम लोगों ने क्या किया, कारगिल में हम लोगों ने देखा ना हमने क्या किया। तो क्या अब उसके पास तो कब से है न्यूक्लियर बम, क्यों नहीं इस्तेमाल करता? क्यों नहीं उसको लगता कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए? वो जानता है कि जिस प्रकार से इस्तेमाल अगर कर दिया, गलती से भी कर दिया, तो उसके बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी, मतलब आप कह रहे हैं अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो ईरान के सेहत के लिए सही नहीं है। लेकिन ये जो थ्योरी है कि भाई पूरी दुनिया होर्मुज में फंसी रही और भाई उधर 60% एनरिच करके बैठा हुआ था यूरेनियम, और 60% एनरिच वाली खबर तो 2 साल से पढ़ रहा हूं मैं, टू बी वेरी फ्रैंक। हो सकता है वो 90% तक भी पहुंच गए और एक 5 किलो टन के या 2 किलो टन के हथियार को टेस्ट कर लिया हो, जो पूरी दुनिया होर्मुज में फंसी हुई थी। यूकी देवनाथ सर। विवेक, एक शब्द है MAD, मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। और वो थ्योरी सच है कि अगर एक देश दूसरे देश के ऊपर एक एटम बम फेंकेगा तो दूसरा देश उसके बाद ना घुटने टेकेगा ना चुपचाप बैठेगा, दूसरा देश भी जवाबी कार्रवाई करेगा। अब आंकड़े बताते हैं कि शायद इजराइल के पास 70 न्यूक्लियर बॉम्ब है। हमारी ये धारणा है कि अगर गलती से ईरान ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल के ऊपर फेंक दिया तो अमेरिका भी साथ में आ जाएगा, और अमेरिका के पास 4,500 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो देखो, वॉर गेमिंग में बहुत क्लियर है, अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर 38,000 बॉम्ब गिरा सकते हैं ईरान के ऊपर, तो वो ईरान के ऊपर 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20 एटम बॉम्ब गिराने में एकदम नहीं हिचकिचाएंगे। तो ईरान में जो जनरल्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, फॉर्चुनेटली। ये विश्व की बहुत अच्छी किस्मत है कि ईरान के सारे जनरल्स पढ़े लिखे हैं,
और सब पश्चिमी ट्रेनिंग से ही कैप्टन से जनरल बने हैं। इन सबको मालूम है कि अगर ईरान ने 1, 2, 3 न्यूक्लियर मिसाइल दाग दिए इजराइल की तरफ, तो इजराइल से जवाब आएगा। 70 इजरायली एटम बम आ जाएंगे ईरान के ऊपर, और अमेरिका भी छोड़ेगा नहीं। अमेरिका भी उसी तरह से साथ में आ जाएगा, और मेरे ख्याल से अमेरिका भी अपने 4,500 में से 70, 80, 100 न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान पर छोड़ देगा। तो ईरान के जनरल्स को अच्छी बात यह है कि ये मालूम है कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया तो मैड यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के तहत ईरान तो उसके बाद अगले 2 घंटे में या 3.5 घंटे के अंदर मिट्टी में मिल जाएगा। जी विवेक। लेकिन यूके देवनाथ सर, मैं ये कह रहा हूं कि हथियार बनाने में क्या हर्ज है? अब लोग कहते हैं कि भाई ईरान कहता है डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। इजराइल कौन सा कहता है कि लॉन्ग लिव फिलिस्तीन और लॉन्ग लिव गाजा पट्टी? इजराइल कौन सा कहता है कि लॉन्ग लिव खाड़ी देश, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, या लॉन्ग लिव जो भी है उसके एनिमी कंट्रीज हैं? फिर भी इजराइल के पास परमाणु वेपन्स हैं। पाकिस्तान कौन सा कहता है लॉन्ग लिव इंडिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद? वो तो कहता है आधा हिंदुस्तान साफ कर देंगे। जो आपके पाकिस्तानी फील्ड मार्शल हैं वो अमेरिका की छाती पर खड़े होकर कहते हैं कि हमारे पास इतना परमाणु हथियार है, हम आधी दुनिया साफ कर दें एक बार में। तो ये दलील देना कि भी ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएगा तो इजराइल खत्म हो जाएगा, अमेरिका खत्म हो जाएंगे, ये भी तो हो सकता है उसको सुरक्षा का अधिकार हो, और ये जो मुंह उठा के बार बार आते हैं साल दर साल हमला करने के लिए, ये रुक जाए कम से कम। ये भी तो मैडनेस है, ये भी तो सनकपन है कि आ गए और अटैक कर दिया और उसको बोले हम मिट्टी में मिला रहे हैं, हम आतंकवादी हैं, ये हैं वो हैं। विवेक देखो, कोई भी देश जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो उनको एक डॉक्ट्रिन डेवलप करनी पड़ती है कि कैसी हालात में वो इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे दुनिया के जितने मैच्योर देश हैं, रूस, अमेरिका, भारत, चीन, सबने बोल दिया कि हम सब न्यूक्लियर हथियारों का फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। सभी ने ये बोल दिया कि हम सिर्फ सेकंड स्ट्राइक में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो कहता है कि धरते ही मैं पहली बार में ही न्यूक्लियर बॉम्ब चला दूंगा? किसी भी देश ने नहीं कहा। पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली नहीं कहा। किसी भी प्रेजेंटेशन में, फॉर्मल प्रेजेंटेशन में या किसी भी वॉर डॉक्ट्रिन पेपर में पाकिस्तान में किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति ने नहीं कहा। अब गली मोहल्ले के एमपी एमएलए होते हैं, ये छुट भैया मंत्री होते हैं, ये लोग अपने अपने कस्बों में और गली में और नुक्कड़ में जो बयान देते हैं, हम उसको सीरियसली उनकी वॉर डॉक्ट्रिन नहीं ले सकते। दुनिया में सब देशों को मालूम है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। नॉर्थ कोरिया को भी मालूम है। तो एक और कॉन्सेप्ट रिसेंटली डेवलप हुआ है, मैं लास्ट बताना चाहता हूं विवेक, कि आप युद्ध इस तरह से लड़िए कि आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के इस तरफ रहते हुए दुश्मन से लड़िए। तो सिंदूर एक क्लासिक एग्जांपल है जहां हमने पाकिस्तान को अच्छी तरह से युद्ध में इन्वॉल्व किया, लेकिन हम लोग पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से इस तरफ रहे, यानी पाकिस्तान को हमने थोड़ा सा भी मौका नहीं दिया कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करे। जी। अब देखो, ईरान जीत रहा है आज की तारीख में, चाहे स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखें या छोटी मोटी, ईरान जीत रहा है। अगर वो ईरान के जनरल्स, फिर से मैं बोलूंगा, ईरान के जनरल्स पढ़े लिखे हैं। अब ईरान का तो खैर पूरी जनता, तो ईरान की लीडरशिप, जनरल, अगर वो एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने की धमकी देते। देखो, ईरानी जनता बहुत पढ़ी लिखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, बहुत पढ़ा लिखा तबका है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है, अमेजिंग है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो इस बात पे तो ईरान की तारीफ होनी चाहिए। डॉक्टर अजिताभ इस मामले को कैसे देखते हैं? उसके बाद इमरान भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अजिताभ। देखिए विवेक जी, जो आपने कहा उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान में जो आपने कहा, तबरीज में उसने 4.5 रिक्टर स्केल पे जो भी हुआ है, बट ऐसे ही पिछले या इसी सप्ताह लगभग 10 दिन के अंदर ऐसी खबरें अमेरिका के एरिया 51 नेवादा में जो है वहां से भी आई हैं कि अमेरिका ने 4.4
रिक्टर स्केल पे लगभग 10 ऐसे परमाणु परीक्षण किए हैं। वो परमाणु का है या कोई विस्फोट है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका ने भी किए हैं। तो ईरान ने अगर किया होगा तो इससे इस संभावना से इनकार इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि आज के डेट में ईरान 2 बड़ी परमाणु शक्तियों को अकेले संभाल रखा है। अमेरिका और इजराइल दोनों परमाणु शक्ति हैं और ईरान ने बिना परमाणु हथियार के ही उनको अच्छी खासी टक्कर दी है आज के डेट में। अगर परमाणु परीक्षण वो कर लेता है तो निश्चित रूप से अमेरिका के पास तो रूस और चीन को मिला के जितने हैं उससे भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं, ऐसी भी रिपोर्टें आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का सिग्नेटरी भी है और अगर उस संधि को वो मानता है तो ये इलीगल होगा ईरान के लिए, क्योंकि अगर उसने एनपीटी पे साइन कर रखा है जो कि है तो उसके तहत वो परमाणु हथियार के लिए, परमाणु बम के लिए परीक्षण नहीं कर सकता। ये उस संधि का है। हाँ, शांतिपूर्ण यूज के लिए वो कर सकता है, ये उसमें इतनी मोहलत दी गई है। तो एक तरफ तो जो चैलेंजेज हैं और उसमें कर ले ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन और ये भी मैं आपसे सहमत हूं कि परमाणु बम का अभी तक जो सिर्फ अमेरिका ने जो यूज किया है जापान में 1945 में, उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ है और डेटरेंस के ही रूप में इसका यूज किया गया है। ये अलग बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही पिछली बार उन्होंने ये कितनी बार क्लेम किया है कि हमने भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवा के 30-40 मतलब लाख लोगों के को विनाश होने से बचा लिया। ये ट्रंप खुद ही कहते हैं। इस तरह की बातें कहीं से उठा के कहीं पे वो जोड़ देते हैं। तो इन सारी संभावनाओं के बीच जो लीगल है और जो इलीगल है वो दोनों चीज सामने है। ये डेटरेंस का काम कर सकता है और आइए जो इंटरनेशनल एनर्जी जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है अंतरराष्ट्रीय, उसने भी कहा है कि ईरान ने जब अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप ने ये संधि तोड़ दी 2018 में, उसके बाद ईरान ने अपनी परमाणु प्रोग्राम को बढ़ाया है और 60% या उससे ज्यादा भी उसने इनरिचमेंट कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। तो और जब इस तरह के परीक्षण होते हैं, अगर आप भारत के भी परीक्षण को आप रिकॉल करें जो पोखरण में भारत ने किया था, वहां भी ऐसे ही क्लैंडस्टाइन छिपे रूप से ही होता है और उसके लिए बहुत अथक प्रयास किया जाता है। जो स्टोरी आपने सुनी है, हमने सुनी है, दर्शकों को भी पता है कि कैसे भारत ने किया। तो अगर ईरान कर ले तो अब उसके पास और भी ज्यादा सैंक्शंस होंगे। ऑलरेडी ईरान सैंक्शन से, प्रतिबंधों से गुजर रहा है और पिछले 40-50 सालों से। लेकिन अब आज के दौर में अजिताभ सर, मुझे सैंक्शंस की इतनी ज्यादा चिंता नहीं है ईरान को लेकर, क्योंकि अमेरिका का खुद का वर्चस्व ढह रहा है और ब्रिक्स राइज कर रहा है और एक नए पावर सेंटर का भी उदय हो रहा है। मतलब आफ्टर ऑल दिस मैस, ये जो चर्निंग प्रोसेस आफ्टर रिजीम ऑफ ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड रिजीम के बाद, इसमें खोखर जी का रिएक्शन चाहूंगा। ये जो पूरी थियोरी है, जो अमेरिका होर्मुज में फंसा रहा और उधर तबरीज में खेल हो गया। देखिए विवेक भाई, सबसे पहले तो मेरे तमाम फेलो पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर तकरीबन 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, उनका अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अगर ईरान अगर अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजी पावर को बढ़ाने के लिए अगर वो न्यूक्लियर पावर बन भी जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट कर भी लेता है, न्यूक्लियर हथियार बना भी लेता है, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा अपराध है? अभी यहाँ बात चल रही थी, मेरे एलीट पैनलिस्ट को मैं सुन रहा था कि साहब ये तो मैच्योर कंट्रीज है। वो मैच्योर कंट्रीज जिसने पर्ल हार्बर का बदला नागासाकी और हिरोशिमा के बेकसूर लोगों से लिया, वो जिम्मेदार कंट्री जिनका एक राष्ट्रपति उठा के ले आना या लोगों की टेरिटरी में घुसकर हमले कर देना। देखिए, अब पूरे इस मामले को समझिए। इस पूरे मामले में अमेरिका ने कुछ खोया है और ईरान ने जितना भी किया है पाया है। अमेरिका का जो इंटरनेशनल डोमिनेंस था वो इस पूरे युद्ध के अंदर लगभग खत्म की कंडीशन पे आ चुका है। इजराइल के अलावा चाहे जीसीसी, नाटो, यू या और कोई भी कंट्री उसका साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है कि आपका स्टैंड क्या है। और अगर न्यूक्लियर पावर की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर जरूरी नहीं कि ईरान अपने वेपन बनाने के लिए यूज करे।
अपने जो सिविलियंस यूज के लिए भी वो यूज कर सकता है। और आज हमने अब न्यूक्लियर पावर सिविलियंस बनाया, यूज के लिए हमें तो बहुत पता था लंबे कि समय से हमारे इस्तेमाल आसपास हो रहा है। विवेक भाई, हाँ। लेट मी कंप्लीट। हम जिस जगह आज रहते हैं, आप सोचिए कि हमारी तरफ एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, दो अलग अलग हमारे जो एक कह लीजिए कन्वेंशनल हमारी कंट्रीज वो जो है जिनसे हमारी नोक झोंक झगड़ा चलता हाँ, रहता है, 36 का आंकड़ा उनके रहता बीच है, आज अगर हम 36 का आंकड़ा, हाँ। न्यूक्लियर पावर बनकर बैठे हैं, तो न्यूक्लियर पावर बनकर हम इसलिए थोड़ी बैठे कि अगर कोई हम जबरदस्ती किसी के ऊपर आक्रमण करके वहां पर न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, नहीं। हमने अपनी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए किया है कि आज इसी वजह से कारगिल हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके अलावा बालाकोट हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हो हम पर हाथ डालने की, क्योंकि हमने जो मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी थी वो हमने कर ली। देखिए, कुल मिला के पूरे मामले को समझिए, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा ये बताया जा रहा है कि ईरान के पास हथियार होगा तो अपराध है, बाकी नो कंट्रीज के पास हथियार होना अपराध नहीं है। ईरान के पास आईसीबीएम होगी तो अपराध है, और ईरान के अलावा आईसीबीएम किसी के पास होगी तो वो अपराध नहीं है। सोच के चलिए, अगर सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर पावर होता तो क्या ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठा प्रोपेगेंडा कर पाते? अगर मान के चलिए कि मोहम्मद अल गद्दाफी के पास न्यूक्लियर पावर होता तो वहां पर ये डेमोक्रेसी लाने की एक झूठी कहानी रचकर उस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर पाते। अगर मान के चलिए अफगानिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर पावर होता, या मादुरो के पास न्यूक्लियर पावर होता, वियतनाम के पास न्यूक्लियर पावर होता, ग्रीनलैंड के पास न्यूक्लियर पावर होता, तो अमेरिका अपनी दादागिरी लोगों पे दिखा पाता। कुल मिला के अमेरिकी दादागिरी को खत्म करने का इससे बेस्ट मौका पूरी दुनिया के पास किसी के पास नहीं है। सभी लोग समान रहने चाहिए, एक दूसरे की टेरिटरी का सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे की इकोनॉमी का सम्मान होना चाहिए। टैरिफ की एक वॉर बना दिया आपने, ये आतंकवाद, टैरिफ का आतंकवाद आपने लोगों के ऊपर थोप दिया। कुल मिला के एक अनस्टेबल माइंड का व्यक्ति, जिसको नहीं पता है कि आगे क्या होना है, जिसको नहीं पता है कि आगे दुनिया किस तरीके की बनेगी, बस वो अपना एक आखिरी चुनाव है ना, तो उनको आपको चुनाव अरे लड़ना भाई है साहब, वो छोड़ दीजिए आप आखिरी चुनाव। खोखर साहब, ये भाई साहब ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं 8-10 साल तक प्रेसिडेंट मैं ही हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा यही सबसे बड़ी चिंता की बात है भाई साहब, कि 8-10 साल तक आप अपने आप को खुद प्रेसिडेंट बता रहे हैं। इससे 8-10 साल में क्या होगा वो नहीं पता। ये बात सुनकर कई लोगों के परेशानियां शुरू हो जाएंगी। इवन मैं भी परेशान हो गया कि 1.5 साल में ये हाल है तो बाकी के 8 साल में और क्या होने वाला है। तो ये इस आदमी की बात को लाइटली नहीं ले सकते। जिस तरह का माइंडसेट है वो अनस्टेबल है। आप ठीक बात कह रहे हैं। अमेरिका में भी बात उठ रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप मेंटली फिट हैं तो टेस्ट कराएं। ये सारी बातें अमेरिका में चल रही हैं। वो बात वो उस फ्रंट पर हो रहा है, वो अमेरिका का सबसे ज्यादा नुकसान करें, दुनिया का जितना करें ना करें। लेकिन एक बात जो आपने बोली कि भाई ईरान के परमाणु हथियार से ऐतराज क्या है दुनिया को या फिर अमेरिका को? कुलकर्णी सर। विवेक जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू खोकर साहब, सवाल ये है कि ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 1979 के बाद जिस प्रकार से लगातार डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका बोलता आया है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से ईरान ने अपने प्रॉक्सीज लगाए, जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हुदी सीरिया में, इराक में, उसको देखते हुए, और ईरान का जो न्यूक्लियर फॉर एनर्जी है, न्यूक्लियर फॉर पीस, जिसे एटम फॉर पीस बोलते थे, जो हाइजेनहावर के वक्त ईरान के वक्त को दिया गया, उसमें 3.7% एनरिचमेंट का पूरा प्राविधान है। और उसी के कारण आज की तारीख में जो भी न्यूक्लियर है ईरान के अंदर, उसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो अमेरिका है। अमेरिका ने ही दिया, अमेरिका ने ही कहा शाह पहले को कि आप जो तेल का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, वो आप ना करें, आप न्यूक्लियर का इस्तेमाल करें। पर लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट है 3.7%। JCPOC में भी जो जिस प्रकार से ईरान ने अपने आप को एक संधि से दस्तखत की जब ओबामा राष्ट्रपति थे, उसमें भी उन्होंने ये माना कि 3.7% एनरिचमेंट से हम ज्यादा एनरिचमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से क्लैंडस्टाइन एनरिचमेंट ईरान करता आया, और जिस प्रकार से ईरान लगातार इस एनरिचमेंट को भारत भी करता है, वह भारत धरती के ऊपर करता है, धरती के नीचे 300 फुट जाकर के इस तरह के सेंट्रीफ्यूज बनाना और एनरिचमेंट को 60% तक ले जाना, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ईरान की जो सोच है वो सोच पीस के लिए नहीं है, वो सोच इस्तेमाल करने के लिए है। और जो मकसद ईरान ने पाया है, कोई भी कारण हो उनका,
कि डेथ टू इजराइल या डेथ टू अमेरिका, वो हासिल करने के लिए उसने इस तरह की हरकतें की है। अब यहूदियों को रहना भी बहुत जरूरी है, और मुसलमानों को भी रहना जरूरी है, हिंदुओं को भी रहना जरूरी है, और ईसाइयों को भी रहना, और बाकी धर्म के लोगों को भी रहना जरूरी है। ये सोच जो है, ये चाहे सोच असलियत में ना हो, गुस्से वाली सोच हो या जो भी हो, तो ये जो सोच है, ये जो अब हम बार बार कहते हैं, हम लोग मिडिल ईस्ट से भी बातचीत होती है तो वो कहते हैं भाई ईरान इजराइल ने जिस प्रकार से हमले किए हैं वो 67 वाली लाइन पे चले जाए, और 67 की लाइन आई इसीलिए, अगर 67 पे जाना था तो लड़ाई युद्ध होता ही ना। तो ये जो कार्रवाई है कि जी। ये अभी आप देख लीजिएगा फिलिस्तीन को लेकर के, कौन क्यों नहीं इजिप्ट एक्सेप्ट करता फिलिस्तीनियों को, क्यों नहीं जॉर्डन एक्सेप्ट करता फिलिस्तीनियों को, क्यों नहीं बाकी अरब के देश एक्सेप्ट करते फिलिस्तीनियों को, क्यों वहां पर जो 7.5 सर लाख क्योंकि जो वहां फिलिस्तीनियों का अपना एक हो गए, मुल्क है अकॉर्डिंग टू ये जो यूएन। नहीं, ये जो बातचीत होती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल जो है। अगर ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता है, मतलब बाकी देशों को तो मुझे नहीं लगता है उनको कपड़े पहनने भी आते होंगे जहां ईरान की सभ्यता है। तो ऐसे सभ्य लोगों को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहीं जी ना कहीं ठीक भाषा है। नहीं। इमरान खोकर जी, क्या आप रिएक्ट करना चाहेंगे इस पर? आप जवाब देना चाहेंगे? जी जी इमरान जी, उसके बाद में बड़े यूके देवनाथ सर और अजिताभ जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं बड़े ही अदब के साथ मेरे संजय साहब की और बात सुनी, एहतराम मैं के इनको साथ। एक बात कहना, हाँ, अदब के साथ, अदब एहतराम सर एक अच्छा, पर्यायवाची एक है। होता है वो, माफ अदब के कीजिएगा, साथ उर्दू में जरा मैं तंग आदमी हूँ। जी मेरा 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 ये गुजारिश और निवेदन है संजय जी से कि आपका ये कहना था साहब कि ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो सिर्फ और सिर्फ वेपन बनाने के लिए है। जिस कंट्री के ऊपर अमेरिका पैसा देकर सद्दाम हुसैन से अटैक करा सकता है, जिस कंट्री के ऊपर पैसा देकर दूसरी इजराइल के थ्रू अमेरिका ईरान पर अटैक करा सकता है, बात करते करते आप मुझ पर अटैक कर सकते हैं, मुझसे आप शांति वार्ता बात कर रहे हैं और अगले दिन आप मुझ पर अटैक कर देंगे। अगर ये सारी मैं चारों तरफ खतरे से घिरा हुआ हूं तो सर मेरे पास अपना एक सेल्फ डिफेंस होना चाहिए ताकि मैं अपने लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करूं। एक तो आप 46 साल तक आप मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं और इस सैंक्शंस के बावजूद मैं सर्वाइव कर रहा हूं, और उस सर्वाइव होने के बावजूद भी अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं साहब आप तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही होंगे, ये नहीं चलेगा। अब रही बात प्रॉक्सीज की, सर आप बताइए ना कि इजराइल 1948 के पहले इजराइल कहां था? मैं नक्शा लेके बैठता हूं 1948 के पहले का, मैं कहीं इजराइल नहीं पाता हूं। फिलिस्तीन को आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, गाजा को आप डिस्ट्रॉय करने पे लगे हुए हैं। आपका देश कहां था? अरे 47 के पहले पाकिस्तान भी नहीं था, तो पाकिस्तान भी तो इस हिसाब से, आपकी थ्योरी के हिसाब से पाकिस्तान भी नहीं होना चाहिए। नया नहीं 48 में यूएन ने 2 हिस्सों में बांटा आपके उस एरिया को जो ब्रिटेन के कब्जे में था। उसके बाद एक तरफ फिलिस्तीन बना, एक तरफ इजराइल बना। विवेक भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, फिलिस्तीन का जो टू स्टेट थ्योरी है उसको भी तो इजराइल एक्सेप्ट करे। इजराइल तो मैं उस बात से सहमत हूं, नहीं मैं इस बात से सहमत हूं मैं कि भाई फिलिस्तीन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्या अपनी आत्मरक्षा के लिए भी आदमी ये काम ना करे? भाई हर दूसरे दिन तो कोई मुंह उठाकर आ जाता है मिडिल ईस्ट में हमला करने के लिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूके देवनाथ सर। देखो विवेक, जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, जिस तरह से ईरान ने हिजबुल्लाह, हुती, हमास को सपोर्ट दी है, इसको मैं इस तरह से इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूंगा कि दुनिया में हर देश जो है अपने मुल्क से दूर अपनी कुछ इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अमेरिका ने भी तो दुनिया में कम से कम 27 देशों में, कुछ आंकड़े कहते हैं 150 से ज्यादा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बेस चला रखे हैं। रशिया ने भी एक टाइम में ऐसा किया था कि दुनिया में करीबन 20 से ज्यादा देश में, रूस के भी 60 से ज्यादा बेसेस थे। अभी भी इंग्लैंड दुनिया में कम से कम 7 या 9 जगह पर अपने बेसेस को मेंटेन करता है। ठीक है, हिजबुल्लाह को ईरान ने मेंटेन किया है, ये उनकी जियो स्ट्रेटेजिक नीड का रिक्वायरमेंट था। मैं सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि ईरान की अपनी स्ट्रेटेजिक नीड्स हैं, वो चाहे गलत भी हो सकती हैं। जहां तक हिजबुल्लाह की बात, देखो हमास खत्म हो गया है, हिजबुल्लाह भी खत्म हो गया है। अगर आप देखो हिजबुल्लाह कोई हमले नहीं कर रहा, जो हमले कर रहा है वो
परेशान करने वाले हमले हैं, मतलब उससे इजराइल के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। क्या 30,000 हिजबुल्लाह के ट्रुप जो मोसाद दावा कर रही है, CIA दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह के पास 30,000 लड़ाके हैं। इंडियन आर्मी में तो हम कहते हैं कि भाई एक डिवीजन में 10,000 ट्रुप्स होते हैं, 30,000 का मतलब है एक कोर। तो क्या हिजबुल्लाह के 30,000 लड़ाके इजराइल की तरफ कूच कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। क्या हिजबुल्लाह बहुत भयंकर भारी भारी हथियारों से, रॉकेट से हमला कर रही है इजराइल पे? ऐसा कुछ नहीं है जी। आप देख लीजिए 1 मार्च के बाद क्या हुआ है। मैं आपको बयान देता हूं। इजराइल ने जो नुकसान पहुंचाया है हिजबुल्लाह को, हम सबको मालूम है। मैं आपको ऑफिशियल डिटेल देता हूं कि हिजबुल्लाह के रॉकेट से इजराइल में क्या नुकसान हुआ। अब तक पिछले 2 महीने में करीबन 9 लोग इंजर्ड हुए हैं, करीबन 20 घरों के शीशे टूटे हैं और 3 कारें जल गई हैं। तो ठीक है, हिजबुल्लाह भी खत्म है। देखिए, मिलिट्री में हम ज्यादा परवाह नहीं करते हिजबुल्लाह जैसे ऑर्गेनाइजेशन की। बात कुछ अलग लाइन पर मैं ले आया हूं। बात यह है कि क्या ईरान को हक है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का? हाँ, देखिए, ईरान की समझ से ईरान तो यही कहेगा कि अगर इजराइल, जो कि NPT में साइन भी नहीं किया, अगर वो 70 बना सकता है, तो ईरान की समझ से उनको भी हक है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। लेकिन देखो विवेक, न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों ईरान बनाएगा? नहीं बना रहा है और बनाएगा भी नहीं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से जो दबाव आता है, वो बहुत ही अद्भुत दबाव होता है। आज अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है, तो फिर अमेरिका को और इजराइल को बैठे ठाले एक बहुत ही जेन्युइन, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहाना मिल जाएगा कि ईरान के ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, वो भी भयंकर हमला कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किया। अब पिछले 40 दिन के युद्ध में उन्होंने, दोनों देशों ने मिलकर नहीं, 38,000 बॉम्ब क्या ये गिराए। पॉसिबल है? अगर ईरान वेपन बना लेता है, न्यूक्लियर वेपन, अगर ये पॉसिबल है, तो फिर पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया पर अटैक क्यों नहीं होते हैं? पाकिस्तान छोड़िए, चलिए दलाल है अमेरिका का, वो नॉन नेटो अलाई भी कहते हैं अमेरिका उसको। अमेरिकी लोग, जो अमेरिकी अधिकारी, अमेरिकी राष्ट्रपति नॉन नेटो अलाई मानते हैं पाकिस्तान को। नॉर्थ कोरिया पर तो दिन दहाड़े बम बरसा देना चाहिए, किम जोंग उन को तो रातों रात उठा लेना चाहिए। वो ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि और इन सब के बीच साउथ कोरिया और जापान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है नॉर्थ कोरिया। विवेक, एक बहुत अद्भुत चीज आप देखेंगे, किम जोंग उन जो हैं वो होस्टाइल नहीं अपने को एक्ट करते कभी। उन्होंने अभी तक जापान पर हमला नहीं किया है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रायल करते हैं। अभी कल परसों जैसे हमने बे ऑफ बंगाल में नोटैम जारी करने के बाद हमने एक अग्नि का ट्रायल किया है। किम जोंग उन ने कभी भी जो डीमिलिटराइज जोन है 34 पैरेलल, उसको क्रॉस करके दक्षिण कोरिया में अपनी टैंक, मिसाइल, हवाई जहाज दक्षिण कोरिया में कुछ मिसाइल्स गिरे, दक्षिण कोरिया के वाटर में कुछ मिसाइल्स तो गिरते हैं कभी कभी, जब वो टेस्ट भी करते हैं, तो जो बहुत बड़ी इंटरनेशनल खबरें बनती है। हाँ, वो इस तरह से टेस्ट करते हैं कि पहले से ही जापान को पता होता है कि अब नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल लॉन्च करने वाला है जो सी ऑफ जापान में जाके स्प्लैश करेगा। तो सर मैं वही आप कह रहे हैं होस्टाइल नहीं करता है। ईरान भी हो सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, जो रोज मुंह उठाए आते हैं हमला करने के लिए। अजिताभ जी से इसका आंसर चाहूंगा। अजिताभ जी, देखिए विवेक जी, क्या गारंटी है कि वो अगर बना भी लेता है तो इसकी क्या गारंटी है कि उस पे अटैक नहीं होंगे या वो दबाव में नहीं आएगा? क्या ये 100% गारंटी देता है कि ईरान सुरक्षित हो जाएगा और अपने आप को सुरक्षित अपने लोगों को कर लेगा? एक तरफ वो NPT का सिग्नेटरी है, दुनिया अब NPT से CBT जो कहते हैं कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, CTBT पे जाने की तैयारी कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां बहुत बड़ी चीज होती है। आज आप देखिए, अमेरिका ने पहली बार जो यूज किया, उसके बाद से एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन उसने कभी इस तरह का थ्रेट नहीं दिया है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पिछली दफा आपने देख लिया कि जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में उसकी दुर्दशा की, तो वो मुंह छिपाए भाग रहा था और न्यूक्लियर तक की इनडायरेक्ट उसने थ्रेट दी।
और अभी पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वो क्यों अफगानिस्तान को अपना एक तरह से कह लीजिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो कंसेप्ट देता है कि भारत चाहे तो 5-6 न्यूक्लियर बॉम्ब से पाकिस्तान की तो विनाश कर देगा। इसलिए वो चाहता है कि अफगानिस्तान में उसके अपने कंट्रोल में रहे, सो दैट कि कल से भारत कल को अगर ऐसी कोई युद्ध होता है तो भारत से बचने के लिए अपने परमाणु बम को, अपने हथियारों को वो अफगानिस्तान साइड में शिफ्ट कर ले और इस तरह से भारत से बचे। तो इससे अगर ईरान ऐसा करता है तो कितने और ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के बीच में देखिए एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर होने के नाते कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो लगातार फॉलो करते हैं। एक दूसरे को लिस्ट का तो एक्सचेंज होता ही है जो IAEA के रेगुलेशंस के तहत। नहीं, वो ट्रीटी खत्म हो गई सर, पुराने वो ट्रीटी फरवरी में खत्म हो गई। नहीं, वो एक दूसरे को परमाणु, आपने सही कहा। हाँ। आपने सही कहा कि ट्रंप ने उस पे भी क्वेश्चन मार्क किया और खत्म, लेकिन अभी भी एक्सचेंज हो रहा है। और यहाँ पे ये भी कहने की बात होगी कि पुराने जो हथियार हैं न्यूक्लियर वेपन्स रूस और अमेरिका के पास, उसको वो दोनों नष्ट करते हैं। कम से कम 4-5 हजार ऐसे पुराने न्यूक्लियर वेपन्स को इन दोनों ने नष्ट किया है जो आउटडेटेड हो गए हैं, और उसकी बाजाप्ता रिकॉर्डिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है, वो सारा डेटा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि अभी परमाणु पुराने हथियार नष्ट कर रहे, चाइना उधर हाइड्रोजन बम बना के बैठा है और कहता है दुनिया में सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन बम, एक ही हाइड्रोजन बम काफी है पूरे अर्थ के लिए। वो तो ये भी दावा करता है। खैर, इस पर कभी और बातचीत करेंगे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो बात है, ये जो सवाल है, इसका इमरान खोखर जी जवाब दें तो बेहतर होगा। इमरान खोखर जी, देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जहां तक बात है तो आप मुझे बताइए, जो 9 न्यूक्लियर पावर से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली हुई है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं आपको IAEA के पास जाना पड़ेगा, आपको NPT साइन करनी पड़ेगी, CTBT साइन करनी पड़ेगी, और आप बैठ के बात तो करें एटलीस्ट। कुल मिलाकर देखिए, समझिए विवेक जी, कि जब हमने 1974 और 97 के अंदर अटल जी के टाइम पर जब हमने टेस्ट किए, तो अमेरिका भी यही चाहता था कि इंडिया ये ना करे। हम पर कितने सारे सैंक्शंस लगे। बिल्कुल कुल मिलाकर दादागिरी वाला इशू है कि हम जो कहेंगे वो आपको मानना है, हथियार हमारे पास होंगे, आपको हमसे दबके रहना है, आप हमारी डोमिनेंस के अंडर रहेंगे, आप हमारी छत्र छाया में रहेंगे। जो हथियार मेरे पास है वो हथियार दुनिया में किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये अमेरिका की मानसिकता है। लेकिन इस मानसिकता को कहीं ना कहीं इस बार ईरान द्वारा इसलिए तोड़ा गया है कि विदाउट एनी न्यूक्लियर पावर, विदाउट एनी न्यूक्लियर वेपन, 2 बड़े न्यूक्लियर पावर से पिछले 2 महीने 2.5 महीने से लड़ाई चल रही है, और उस लड़ाई को ये अभी तक जीत नहीं पा रहे हैं, ना ऑनरेबल एग्जिट मिल रहा है, और दुनिया के अंदर बड़ी बेइज्जती के साथ अब कुल मिलाकर एक पर्चा चाह रहे हैं कि जहां पर एक राजीनामा हो जाए और हम इस अपनी जान छुड़ाकर यहां से बाहर निकले। लेकिन सर, मैं कह रहा हूं, दुनिया में शांति होनी चाहिए, दुनिया में भाईचारा होना चाहिए, दुनिया में फ्री ट्रेड होना चाहिए, दुनिया में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे की बॉर्डर्स लगभग जनरली खुली होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे की सभ्यताओं को समझ सकें। लेकिन हथियार लॉबी और ये जो अमेरिका की जो लॉबी बनी हुई है, जो चाहती है कि वॉर चलते रहें, ये लॉबी कभी भी हमारे बुद्ध के देश और शांति के देश और गांधी के देश जैसी सभ्यता के साथ रहकर इस तरह का काम नहीं कर सकती। हमारा संदेश साफ है, मानवता बची रहनी चाहिए। चलिए, मानवता बची रहनी चाहिए और इसी के साथ साथ हर देश की संप्रभुता भी बची रहनी चाहिए। और जो इस वक्त हम दुनिया में देख पा रहे हैं, उससे हमें लगता है कि आने वाले समय में एक नए पावर सेंटर का उदय भी दिख रहा है। और अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा घातक वो अपने देश के लिए ही साबित होते नजर आ रहे हैं। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भारत, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।